हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले भी कई चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और जो हम संविधान पढ़ रहे हैं वो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक से हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, आज हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था। ठीक है, आपको पता है भारत का जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं। कह रहा है भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्यों दोनों में सरकार में संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था गई है। ठीक है, संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, चाहे वह केंद्र सरकार हो और चाहे वह राज्य सरकार हो, दोनों में। अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 74 और अनुच्छेद 75, ये संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। ठीक है, तो अगर बात करेगा केंद्र में क्या है, तो केंद्र में 74 और 75। ठीक है, 74 और 75 केंद्र में है। और राज्य में अगर बात करेगा तो राज्य में 163, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ बात क्या कह रहा है, संसदीय सरकार, मतलब यहाँ संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि बेस्ट मिनिस्टर किसे कहा जाता है, तो संसदीय सरकार को बेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है, और उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, कैबिनेट सरकार कहा जाता है। तो ये सब है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, तथा यह ब्रिटेन में है, जापान में, कनाडा में, भारत में। तो आप कह सकते हो कि भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, वही कनाडा में भी है, जापान में भी है और ब्रिटेन में भी। तो इन सब में संसदीय शासन प्रणाली है। और जो हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वो कनाडा के संविधान से अपनाया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है किस देश के संविधान से अपनाया है, तो कनाडा के संविधान से अपनाया है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब देखो, आपको पता है, देखो सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, जो यहाँ की सरकार होती है, संसदीय सरकार होती है, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। और क्योंकि इसे मतलब इसमें कैबिनेट जो होता है, आपको पता है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हमेशा अगर आपसे पूछेगी कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, या कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इनका कार्यकाल तब तक होता है जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्रस्ताव होता है। ठीक है, विश्वास प्राप्त होता है। अब देखो, क्या यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत का, वो उत्तरदायी सरकार के ऊपर उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्योंकि जो कैबिनेट है, यहाँ की जो कैबिनेट मतलब मंत्री, कैबिनेट उन्हें बोलते हैं जो प्रधानमंत्री सहित और कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और प्लस कुछ कैबिनेट मंत्री, तो ये लोग संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक संसद में विश्वास प्रस्ताव, जब तक संसद में इनका विश्वास प्राप्त रहेगा। ठीक है, तब तक इनकी सरकार चलेगी। ठीक है, तो वही बात कर रहा है। अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। ठीक है, तो इसे बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा। फिर हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ बात कर रहा है नामिक और वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, नामिक और वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका होता है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन तथा जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे ये लगा दे कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक जहां लग जाएगा वहां हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, या बोल देगा आपसे नामिक कार्यपालिका किसके हाथ में होती है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, और वास्तविक किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य का मुखिया, राज्य मतलब अपने राष्ट्र,
ठीक है, राज्य मतलब राष्ट्र का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, अनुच्छेद 74 क्या बताता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 74 बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, जो कि यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी और उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति के नेतृत्व में, ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री के अगुवाई में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, तो वो मंत्रिपरिषद का काम क्या रहेगा, उसकी उनकी व्यवस्था क्या रहेगा? उनकी व्यवस्था ये करता है कि जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी, जो राष्ट्रपति को कार्य करने में क्या करेंगी? परामर्श देंगी, उनकी सहायता करेंगी। ठीक है, राष्ट्रपति को, और इनके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। ठीक है, तो क्या अगर आपसे पूछ लेगा कि जो मंत्रिपरिषद है या जो मंत्रिपरिषद है या उनका मंत्रिपरिषद है, तो उनके राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य होते हैं? तो हाँ, राष्ट्रपति उनके परामर्श मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, अब फिर हम आगे चलते हैं। बहुमत दल का शासन, और आपको पता है कि भारत में वही शासन करता है जिसका बहुमत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुमत दल का जो बहुमत दल का नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, तो बहुमत दल ही तो सरकार अपनी बनाती है, जिसका बहुमत रहता है वही तो सरकार बनाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाती है। आपको पता है, अगर आपको बहुमत लेना है तो आधे से एक अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार किसका बनता है? जिनका सीटों में बहुमत होता है। ठीक है, उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वही दल जिस दल का सीट सबसे ज़्यादा होता है, जो बहुमत दल का नेता प्रमुख होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से करता है, और जो अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है ना, वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी परामर्श लेता है? वो प्रधानमंत्री की परामर्श लेता है। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह परामर्श लेता है किसका? प्रधानमंत्री का। ठीक है, जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे बात यह कह रहा है, जैसे मान लो अगर किसी दल को बहुमत मिल गया तब तो ठीक है, उसकी सरकार बनेगी। अगर मान लो वो बहुमत नहीं मिला, मान लो कांग्रेस है और बीजेपी है, ठीक है, दोनों को बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला, तो सरकार क्या, राष्ट्रपति क्या कहता है? राष्ट्रपति करता है सरकार बनाने के लिए मतलब गठबंधन करो, और गठबंधन करके सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। आगे सामूहिक उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो, यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत क्या है? कि मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। देखो, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि देखो, कई तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, संसद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। अगर जहां भी कहीं लोकसभा है तो हमको टिक लोकसभा पे ही करना है, क्योंकि सब लोकसभा के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर लोकसभा नहीं है तो आप मंत्री पूछ लिया तो संसद के प्रति, ठीक है, प्रधानमंत्री पूछ लिया तो संसद के प्रति। लेकिन अगर पूछ लिया प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा, मंत्री किसके ऊपर? लोकसभा, संसद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अनुच्छेद 75 का इसमें वर्णन किया गया है, आपने पढ़ा है 74 और 75। ठीक है, फिर हम यहाँ बात करते हैं। लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पर हटा सकती है। ठीक है, लोकसभा क्या करती है? लोकसभा क्या कर सकती है? लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सरकार होती है, उसको मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। क्या प्रधानमंत्री या लोकसभा या मंत्रिपरिषद हटाए जा सकते हैं? बिल्कुल। किस तरीके से? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को हटा सकती है। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं, वैसे प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोहरी सदस्यता।
अच्छा, दोहरी सदस्यता क्या होता है? देखो, मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं ना, जो मंत्री होते हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। और इनका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संसद का सदस्य बनेगा तभी वो मंत्री बन सकता है। बिना संसद के सदस्य के वह मंत्री नहीं बन सकता है। उसे मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री चाहे वो मंत्री हो। ठीक है। अब देखो, संविधान में व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है। मान लो आज मैं हूँ, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको मंत्री बना दिए, ठीक है, तो लेकिन मैंने तो संसद की सदस्यता नहीं ली। मैं तो कोई चुनाव लड़के नहीं आया, ठीक है, मैं संसद का सदस्य नहीं हूँ, मैं संसद से चुनाव लड़के नहीं आया हूँ। तो इसमें क्या होता है, इस दरमियान मुझे मंत्री जब बनाया जाएगा तो मुझसे ये कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीत कर आओ। अगर हम चुनाव जीत कर आ गए तब तो हम मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, लेकिन अगर हम चुनाव जीतने में नाकाम हो गए तो हमें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो मतलब 6 माह के लिए आप बन सकते हो। ऐसा भी कह सकते हो कि आप 6 माह के लिए बन सकते हो। ठीक है, तो 6 माह के अंदर लेकिन संसद की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होता है। चलो आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार चलती है। यहाँ पे ये है, ठीक है। निचले दल का विघटन। अब देखो, निचले दल का विघटन क्या होता है? देखो, संसद जो है इसमें 2 दल हैं। एक तो देखो, एक राष्ट्रपति होता है, लेकिन अभी हम 2 दल पढ़ेंगे। एक होता है पहला राज्यसभा और ये होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। अब ये क्या होता है? ये प्रथम सदन होता है। ठीक है, ये प्रथम सदन और यह द्वितीय सदन, या उच्च सदन और यह निम्न सदन। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो, संसद के निचले सदन, मतलब निचला सदन कौन है? निचला सदन लोकसभा, ये उच्च सदन है ना, निचला सदन क्या है? लोकसभा। लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश, तो संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश से इसे हटाया जा सकता है। लोग देखो, लोकसभा को हटाया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को हटाया नहीं जा सकता। मतलब ये हमेशा परमानेंट रहेगी और इसे विघटित किया जा सकता है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बात करें, संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसका विघटन किया जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो जो निचला सदन है लोकसभा, उसका विघटन आप कर सकते हो, उसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। देखो, लोकसभा विघटित हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ जानो कि लोकसभा विघटित हो सकती है। बिल्कुल, लोकसभा विघटित हो सकती है लेकिन राज्यसभा नहीं। लोकसभा विघटित कैसे होती है? प्रधानमंत्री की सिफारिश से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति उस लोकसभा को विघटित कर देगा। फिर से एक बार सुनते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से विघटन के लिए सिफारिश करेगा और सिफारिश करने के बाद राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर देता है। ठीक है, तो ये होता है विघटन। लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होगी और लोकसभा विघटित हो सकती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। फिर हम यहाँ बात करते हैं गोपनीयता की। गोपनीयता क्या होती है? मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जो मंत्री होते हैं इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बस इतना याद रखो, जो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? इनको राष्ट्रपति दिलाता है। तो जो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, वो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। राष्ट्रपति शासन व्यवस्थाएं। तो राष्ट्रपति का अगर जिस देश में, जिस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है वहाँ कैसी व्यवस्था होती है? ठीक है, हमारे यहाँ तो जो वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उस देश में वास्तविक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे हम बात करें अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वहाँ कौन है? वहाँ राष्ट्रपति हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार निम्नलिखित व्यवस्था है। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति वाली सरकार है उसे हम देखते हैं। देखो, अमेरिका राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ राज्य और सरकार का अलग अलग मुखिया होता है। ठीक है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जो अमेरिका है वहाँ राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। ठीक है, राष्ट्रपति।
फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति को निर्वाचन। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। हमको पता है हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए, हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है भारत का, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। निश्चित कार्यकाल की निर्वाचन की अवधि किया जाता है और उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। देखो यहाँ पे कांग्रेस का मतलब ये है जैसे हमारे यहाँ संसद है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा, वैसे जो हम संसद को कहते हैं वहाँ उसके संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और इसमें भी 2 सदन होते हैं, ठीक है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, वैसे ही होता है। तो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा, मतलब आप कह सकते हो वहाँ के संसद के द्वारा ही इनको राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और हमारे यहाँ भी वैसे आपातकाल है कि राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। तो खैर हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप ये इधर याद रखो कि जो हमारे संसद को संसद कहते हैं और उनके संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल। तो जो भारतीय और ब्रिटिश मॉडल है वो किस तरीके से, ये हम जानेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम चालू करते हैं। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो भारत में जो राज्य का मुखिया होता है, मतलब राज्य, यहाँ पे राज्य का तात्पर्य है राष्ट्र, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति होता है, निर्वाचित होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। वो नियुक्त नहीं किया जाता, वो निर्वाचित होता है। अब देखो, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो होता है वो राजा या रानी होता है, आनुवांशिक है, ठीक है, आनुवांशिकता के आधार पर, मतलब उनका बच्चा फिर उनका बच्चा बनेगा, फिर उनका बच्चा राजा बनेगा, इस तरीके से। लेकिन भारत में क्या है? निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो राष्ट्र का मुखिया है वह निर्वाचित होता है। इसीलिए भारत को एक गणतंत्र राज्य कहा जाता है। तो गणतंत्र राष्ट्र भारत को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वह क्या होता है? जनता के द्वारा चुना जाता है, मतलब निर्वाचित होता है। हाँ, हालांकि डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, लेकिन इनडायरेक्ट वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। खैर हम जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको बताएंगे। फिर यहाँ बात कर रहा है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। देखो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और अपने भारत में संविधान, अपने भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है, ठीक है। तो ये क्योंकि यह एक लिखित संविधान है और ये आपको याद रखना, वहाँ पे संसद सर्वोच्च है और यहाँ पे अपने यहाँ संविधान। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे समझना है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन, मतलब हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। जो ब्रिटेन है उसमें संसद के निचले सदन का सदस्य होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहाँ का सदन होता है? निचले सदन का सदस्य होता है। जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बात को ये समझना है कि जो संसद होता है, मान लो ये संसद है, संसद में 2 सदन, उच्च राज्यसभा और लोकसभा। तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन ये संसद है और ब्रिटेन में क्या है? इसी सदन का प्रधानमंत्री बनेगा। किस सदन का? निचले सदन का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन भारत में क्या है? भारत में ये है कि वो किसी भी सदन का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा को, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह किस सदन का नेता होता है, किस सदन का होना चाहिए। तो वह भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है। वैसे आमतौर पर वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। प्रधानमंत्री जो होता है आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन का हो सकता है। तो अभी तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। कौन कौन? एक इंदिरा गांधी थी, इसको आप लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी, और एक मनमोहन सिंह और एक HD देवगौड़ा, ठीक है, HD देवगौड़ा। तो ये 3 लोग थे, एक इंदिरा गांधी और एक मनमोहन सिंह और एक HD देवगौड़ा। ये 3 व्यक्ति थे जो राज्यसभा से थे और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, और वैसे आमतौर पर लोकसभा। लेकिन जो भारत का प्रधानमंत्री होता है किसी भी सदन का वो हो सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको। फिर हम बात आगे करते हैं। फिर हम कहते हैं सामान्यतः ब्रिटेन में
संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। देखो जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड में क्या है, जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं वो भी मंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं, मतलब संसद के सदस्य नहीं है और मंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह भी उसे 6 माह के लिए अधिकतम अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अब जो देखो वहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप मंत्री नियुक्त कर दिए जाएंगे लेकिन 6 माह के अंदर आपको संसद का कोई भी चुनाव, सांसदीय का चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है, आप 6 महीने तक बन सकते हो लेकिन 6 महीने के बाद आप हटा दिए जाएंगे। तो वही कह रहा है जो संसद का सदस्य होता है वही मंत्री बन पाता है भारत में, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। और ये चैप्टर पूरा हुआ, आप मिलते हैं अगले चैप्टर में। और आप अच्छे से पढ़ाई करो और इसको आप नोट करो, ठीक है, समझो और नोट करो। अगर इतना आप समझ जाते हैं, नोट कर लेते हैं तो आपका संविधान बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।